हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पर, और मुझे पता है आपको थोड़ी सी खुशी मिल रही होगी कि यहाँ पर वन शॉट रिवाइज लिखा हुआ है ना। तो अपना जो चैप्टर नंबर 6 है ना, जो कि कंप्लीट हो चुका है, और ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो चैप्टर नंबर 6 का आज मैं आपको वन शॉट रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसको हमें ज़्यादा तरीके से पढ़ना है और क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं ना। सुनिए भाई, देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है और वो है डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। जो डीएनए होता है उसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला पार्ट। ठीक है, बोलिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन था इस चैप्टर के अंतर्गत, जिसमें हमने क्या बात की थी भाई कि जो अपना डीएनए होता है ना, जो अपना डीएनए होता है वो द्विरज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना हुआ होता है। मतलब इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की कितनी श्रृंखलाएं होती हैं? 2 श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को हमने चित्र के माध्यम से समझा था, एक डायग्राम के माध्यम से समझा था कि आखिर कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनती है और फिर कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की डबल श्रृंखला बनती है। ये हमने पढ़ के देखा था भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ना, सबसे स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही था। तो सभी बच्चे इसको जानते हैं, इसकी पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई आपकी। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला है वो हमने पढ़ लिया था कि भाई इसमें जो अपना डीएनए होता है ना, वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। तो फिर आपको क्या चाहिए? फिर आपको न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता थी कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या है। आपने न्यूक्लियोटाइड देखा भाई, ये तो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पेंटोस शर्करा से, नाइट्रोजन क्षार से और फॉस्फेट से। फिर हमने उसको न्यूक्लियोटाइड बनाया पहले, फिर न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोडाइस्टर बंध से जोड़ा, है ना, 2 न्यूक्लियोटाइड को डाई बना, फिर 4 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना। और जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक और श्रृंखला हमने जोड़ी हाइड्रोजन बंध से, तब हमारे पास क्या बन के आया? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन के आया, डबल रज्जुक वाला। और हम उसी को क्या बोलते हैं भाई? उसी को हम डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आपको आएगा, आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बना के देखनी है। ठीक है, 100% वहीं से क्वेश्चन आता है, केवल आपसे वो श्रृंखला बनवा के पूछता है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो डीएनए होता है उसका द्विरज्जुकी मॉडल। तो डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल जिसे वॉटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। बोलो, किया था नहीं किया था? ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो डीएनए होता है उसका डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो वॉटसन व क्रिक ने दिया था। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको डीएनए का डायग्राम बनाना है, डीएनए का डायग्राम, और उस डीएनए के डायग्राम के बारे में जो कुछ विशेषताएं हैं डीएनए के बारे में वो आपको लिखनी थी। जैसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, या दोनों का व्यास इतना होता है, इसके कुंडलन की लंबाई इतनी होती है ना, प्रत्येक कुंडलन में 10 जोड़ी क्षार युग्म होते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे वहाँ पे, तो वो आपको केवल पढ़ने थे। समझ पा रहे आप मेरी बात को? ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। तो ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे भाई कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला कैसे होती है, डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल क्या है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं अपना फिर एक इम्पोर्टेंट था आनुवांशिक पदार्थ की खोज में कि भाई ग्रिफिथ का जो है वो रूपांतरीय सिद्धांत, ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत। तो ये रूपांतरीय सिद्धांत वो था जिसमें ग्रिफिथ ने अपने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, कि उन्होंने भाई एक तो आर प्रभेद वाला जीवाणु लिया, एक एस प्रभेद वाला जीवाणु लिया। जो एस प्रभेद जीवाणु होता है वो तो रोग फैलाता था, और आर प्रभेद जीवाणु था वो रोग नहीं फैलाता था। ये जीवाणु था कौन? साल्मोनेला टाइफी, जो न्यूमोनिया रोग फैलाता था स्तनधारियों में। ठीक है,
तो 2 ऐसे जीवाणु लिए। अब इन्होंने क्या किया, चूहे लिए। तो पहले प्रयोग में तो एस प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया, तो चूहे की क्या हो जाएगी, बोलिए मृत्यु हो जाएगी। अरे मृत्यु होना स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है बोलिए, क्योंकि जो एस प्रभेद था ना वो रोग फैलाता था, तो उस चूहे में निमोनिया हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उन्होंने आर प्रभेद को प्रवेश कराया दूसरे चूहे में, तो दूसरा चूहा कैसा रहेगा, जीवित रहेगा। क्यों रहेगा जीवित, क्योंकि जो आर प्रभेद वाले जीवाणु होते हैं ना वो रोग नहीं फैलाते, उसको निमोनिया नहीं होगा। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि आर प्रभेद तो जीवित था और एस प्रभेद को मृत करके उसके अंदर प्रवेश कराया ना, मृत करके, तो क्या हुआ, जीवाणु की मृत्यु नहीं हुई। थर्ड एक्सपेरिमेंट में केवल उन्होंने एस प्रभेद को मृत करके, केवल एस प्रभेद को मृत करके तापमृत करके प्रवेश कराया था, तो जीवाणु की मृत्यु नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो एस प्रभेद के अंदर जो रोग कारक था ना उसको हमने नष्ट कर दिया था, तापमृत कर दिया था, तो इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। चौथे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, आर प्रभेद जीवित और एस प्रभेद जो तापमृत था उसको जब प्रवेश कराया तो चूहे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब उसको झटका लगा, यार इस चूहे की मृत्यु कैसे हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो उन्होंने फिर उस चूहे का विश्लेषण किया, और विश्लेषण किया तो उन्होंने क्या देखा, वे और भी ज़्यादा सरप्राइज हुए कि इस मरे हुए चूहे के अंदर तो ना आर प्रभेद की नई संतानें मिली। जो आर प्रभेद एस प्रभेद जो मृत जीवाणु था उसकी नई संतानें देखने को मिली। उसने कहा यार ये एस प्रभेद की संतान कैसे यहाँ पर आ गई, जबकि मैंने तो उसको मृत करके प्रवेश कराया था, लेकिन फिर ये संतान कहाँ से आ गई। तब उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि इस आर प्रभेद वाले जीवाणु से तो जो एस प्रभेद की जीवाणु मतलब उन्होंने देखे ना, तो उन्होंने कहा यार कि 100% इस एस प्रभेद वाले जीवाणु से कोई पदार्थ निकलकर आर प्रभेद वाले जीवाणु के अंदर उसने प्रवेश किया होगा और उसने अपनी संतान बनवा दी होंगी। तो ग्रिफिथ ने तो केवल इतना ही कहा था ना। उसके बाद हमारे 3 वैज्ञानिक आए, एवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या किया कि भाई अब उन्होंने अलग अलग प्रकार के उसमें एंजाइम डाले, ठीक है, जैसे प्रोटीएज डाला तो भी अनुवादन की क्रिया चलती रही, आरएनएज डाला तो भी मेरा दिमाग आज कहाँ चल रहा है ना, रूपांतरण की क्रिया चलती रही, ठीक है। आज कुछ ज़्यादा मिस्टेक नहीं हो रही क्या मेरे से, ना। चलिए, तो क्या हुआ कि जैसे उन्होंने प्रोटीएज डाला तो भी रूपांतरण की प्रक्रिया कंटिन्यू रही, जब उन्होंने आरएनएज डाला तो भी रूपांतरण की प्रक्रिया कंटिन्यू रही, लेकिन जब उन्होंने डीएनएज डाला तो रूपांतरण की प्रक्रिया रुक गई। तब उन्होंने कहा था कि 100% इससे डीएनए बाहर निकल के जाता है जो आर प्रभेद के अंदर प्रवेश कर अपनी नई संतानें बनाता है, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने खोज की थी, लेकिन उस समय इनके नियम को नकार दिया गया था, अमान्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है, समझ रहे। फिर उसके बाद आए, इनके जस्ट बाद आए हमारे कौन, हर्शे और चेस आए, हर्शे और चेस। इन्होंने आनुवांशिक पदार्थ की ऑथेंटिक रूप से खोज की कि वास्तव में ही आनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए है। इसका श्रेय किसको दिया जाता है, हर्शे व चेस को। इन्होंने अपने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट ही 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिए, 2 रेडियो एक्टिव तत्व लिए, एक तो फॉस्फोरस और एक सल्फर। क्यों लिए ये, क्योंकि फॉस्फोरस तो बनाता है डीएनए और सल्फर बनाता है प्रोटीन, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं आपको सॉल्ट में ले चलूँ तो इन्होंने 2 ऐसे जीवाणु भोजी तैयार किए, जिनका एक का डीएनए तो था रेडियो एक्टिव और एक का डीएनए था नॉर्मल, है ना, नॉर्मल। अब ये आपको पता ही है ये कैसे तैयार किए थे, इनका संक्रमण, ये पहले 2 नॉर्मल जीवाणु भोजी थे जिनका संक्रमण हमने ई कोलाई जीवाणु पे कराया था। तो एनसीईआरटी तो यहीं से स्टार्ट करती है आपके एक्सपेरिमेंट को कि आपके पास 2 ऐसे जीवाणु भोजी जिनका आपने संवर्धन कराया,
तो एक जीवाणु भोजी के डीएनए में तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस थी, लेकिन उसका प्रोटीन कैसा था, नॉर्मल। और एक जीवाणु भोजी का डीएनए नॉर्मल था, लेकिन उसकी प्रोटीन का आवरण कैसा था, रेडियो एक्टिव। जब इन्होंने इनका संक्रमण किस में कराया, ई कोलाई जीवाणु पे, किस पे, ई कोलाई जीवाणु पे। तो ई कोलाई जीवाणु पर कराने के जस्ट मिनट बाद इन्होंने इसका अपकेंद्रण किया। अब अपकेंद्रण किया तो क्या मिला कि जो बैक्टीरिया ए था और बैक्टीरिया बी, तो ए बैक्टीरिया उनको रेडियो एक्टिव पाया गया, जबकि बी बैक्टीरिया उनको नॉर्मल पाया गया। तब उन्होंने कहा कि ए बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव था, हाँ, उस पर हमने उस विषाणु का संक्रमण कराया था जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव था, ठीक है। तो तब उन्होंने कहा था कि 100% इस जीवाणु से इसका डीएनए निकल के आया होगा, डीएनए, और उस डीएनए ने इसके अंदर प्रवेश करके इसको क्या कर दिया है, रेडियो एक्टिव कर दिया है। तब जाके पहचान खोज हुई थी कि वास्तव में ही डीएनए कौन है, वास्तव में ही डीएनए कौन होता है भाई, एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। ऐसे जाके उसकी खोज हुई थी भाई, ठीक है। उस तो ये हर्षिचेज का प्रयोग था, बहुत अच्छा प्रयोग है ये 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए ना। इसके बाद हम बात आते हैं भाई डीएनए की प्रतिकृति। तो डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है ना, रेप्लिकेशन, तो सबसे पहले तो एक अर्धसंरक्षित प्रतिकृति का टॉपिक आता है कि भाई डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वो अर्धसंरक्षित होती है। प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको समझाना है, किसको, अर्धसंरक्षित प्रतिकृति को समझाना है, ठीक है, प्रयोग के माध्यम से। तो सुनिए भाई, जो अर्धसंरक्षित प्रतिकृति होती है ना, अर्धसंरक्षित प्रतिकृति, इसको समझाने के लिए मेसेल्सन और स्टाल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। मेसेल्सन और स्टाल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया, इन्होंने एक हैवी नाइट्रोजन का समस्थानिक लिया और एक समस्थानिक होता है इसका N14 जो कि नॉर्मल है, ठीक है। ये तो हैवी नाइट्रोजन है, ये लाइट नाइट्रोजन है, ठीक है। मेसेल्सन और स्टाल ने बताया कि वास्तव में ही डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो अर्धसंरक्षित होती है। यदि कोई आपसे पूछे कि अर्धसंरक्षित यानी कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे, सुनना मेरी बात को, अर्धसंरक्षित किसको बोलते हैं, मतलब डीएनए का ऐसा रेप्लिकेशन जिसमें एक श्रृंखला तो चले पुरानी और एक श्रृंखला चले नई, हम ऐसी प्रतिकृति को क्या कहते हैं, अर्धसंरक्षित प्रतिकृति कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जीवाणु लिया, क्या लिया, जीवाणु, मान लीजिए ई कोलाई जीवाणु। तो उस ई कोलाई जीवाणु को इन्होंने N15 वाले संवर्धन माध्यम में रखा, हैवी नाइट्रोजन में। तो वो जीवाणु जब अपनी नई संतान बनाएगा तो उसको नाइट्रोजन क्षार की आवश्यकता होगी डीएनए बनाने के लिए, चाहिए ना, बोलिए। तो अब जो डीएनए बनाएगा ना, जीवाणु नया डीएनए बनाएगा, तो 100% उसमें कौन आएगा, N15 वाला नाइट्रोजन आएगा। तो 2, 3, 4 पीढ़ियों के बाद उसके पास ऐसी संतान मिलेंगी जिसके डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं ना, उनमें N15 वाला नाइट्रोजन होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दोनों श्रृंखलाएं N15 वाली होंगी। अब सुनना भाई ध्यान से, जब इन्होंने इस डीएनए का अपकेंद्रण कराया था, अपकेंद्रण है ना, और सीजियम क्लोराइड के विलयन में जब इसका अपकेंद्रण कराया, तो सीजियम क्लोराइड का विलयन क्या करता है कि किसी भी पदार्थ को उसके घनत्व के आधार पर अरेंज करता है, ठीक है। तो अब चूंकि इसकी दोनों श्रृंखलाएं N15 से बनी हुई हैं जो कि हैवी नाइट्रोजन है, तो जब इसका अपकेंद्रण कराया गया था तो इसका बैंड बिल्कुल तले में बना था, तले में, है ना, ठीक है, तले में बना। अब इन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने चलो मान लिया कि भाई ये इसका जो बैंड है, इसका जो इंडिकेट है वो कहाँ पे है, बिल्कुल तले में है। हम इतना तो कह सकते हैं कि इसमें वजन है क्योंकि ये नीचे नीचे बैठा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, अब इस ई कोलाई जीवाणु को, या चलो इसको, जिसका डीएनए कंप्लीट रूप से N15 वाला था, अब इसको ग्रो कराया उन्होंने N14 वाले माध्यम पे। कौन से माध्यम पे, N14। अब पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुनना भाई, पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुनना। यहाँ से ये जीवाणु है, इस जीवाणु का एक डीएनए हमने लिया। यदि आप इस डीएनए की फोटोकॉपी करेंगे
तो एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे, बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना 2 डीएनए। अब पहले मतभेद पता क्या था? डिबेट इस बात पे थी कि भाई जब कोई डीएनए अपनी फ़ोटोकॉपी बनाता है तो इस किसी ने कहा कि भाई दोनों की दोनों फ़ोटोकॉपी पुरानी पुरानी चले, है। किसी ने कहा कि दोनों फ़ोटोकॉपी नई नई चलती है, नई नई आम है। समझना बात को, इन दोनों पॉइंटों का अर्थ समझना। किसी ने कहा कि भाई दोनों श्रृंखलाएं पुरानी चलेंगी। तो सुनना भाई, अब जो 2 नए डीएनए बनेंगे ना, यहाँ पे 2 नए डीएनए, तो इन पुरानी के अकॉर्डिंग तो इन सब की श्रृंखला कैसी होनी चाहिए थी? N15 होनी चाहिए थी ना। यदि दोनों श्रृंखलाएं पुरानी चलती तो N15 होनी चाहिए थी ना, ठीक है। और किसी कोई ये कहे कि भाई दोनों श्रृंखलाएं नई बनेंगी, तो नया माध्यम कौन सा है? N14। तो बोलिए चारों की चारों श्रृंखलाएं, दोनों डीएनए N14 वाले अब बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इतनी बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? अब सुनो, जब ये चारों श्रृंखलाएं N15 वाली होंगी तो इसका वजन बिल्कुल इसी स्थान पर आना चाहिए, यदि आप इसका अपकेंद्रण कराएंगे तो, ठीक है। और यदि इसमें N14 होता तो भाई जब पूरा की पूरा डीएनए N14 है तो N14 तो हल्का था, तो उसका बैंड यहाँ बिल्कुल ऊपर आना चाहिए था। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन क्या हुआ, जब इसकी नई संतान हमने प्राप्त की तो इसका जो बैंड था ना वो बिल्कुल सेंटर में आया। कहाँ पे आया बोलिए? सेंटर में। अब सेंटर का क्या मतलब है? ना तो ज़्यादा हैवी डीएनए है और ना ही ज़्यादा हल्का डीएनए। समझ में आ गई? अब ये ऐसा कैसे बन सकता है? तब बन सकता है, कब, कैसे? देखिए, इसका वजन बिल्कुल सेंटर में क्यों आ सकता है भाई? सुनिए, ऐसे बनेगा कि ये N15 वाली एक श्रृंखला है, इसको अलग कीजिए। ये N15 एक श्रृंखला हो गई, ये दूसरी N15 है, इसको अलग कीजिए। कर दिया आपने N15। अब कौन से माध्यम पे ग्रो हो रहा है बोलिए? N14 पे। तो अब जो नई श्रृंखला बनेंगी ना वो N14 वाली बनेंगी। इस पे कौन सी बनेंगी? N14 वाली, ठीक है। तो अब देखो, अब इस डीएनए का वजन बिल्कुल मीडियम होगा कि नहीं होगा बताओ भाई? N15 होती चारों श्रृंखलाएं तो आप कहते भाई कंप्लीट रूप से हैवी है। N14 वाली होती तो आप बोलते कंप्लीट रूप से हल्का है। लेकिन यहाँ तो एक तो N15 और एक N14 है, तो भाई बीच वाला वजन हो जाएगा ना इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो, नोट करो, एक श्रृंखला कैसी है? पुरानी, और एक श्रृंखला कैसी है? नई। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और इसको आगे भी उन्होंने बढ़ाया था, तो आगे बढ़ाया तो 2 डीएनए से कितने डीएनए बनेंगे? 4 डीएनए, है ना। 4 डीएनए बनेंगे। फिर भी कौन सा माध्यम पे ग्रो हो रहा था? N14 पे। तो ये श्रृंखला देखो, ये N14 की श्रृंखला है और ये भी N14 की श्रृंखला है। जब ये डीएनए की श्रृंखला अलग अलग होंगी तो इसको आप पुरानी श्रृंखला तो बोलेंगे अब, और इसको भी पुरानी बोलेंगे। तो इस N14 वाली पुरानी श्रृंखला पर यदि नई N14 की श्रृंखला जुड़ जाएगी तो इसका कंप्लीट वजन जो है बिल्कुल हल्का बैठेगा, नहीं बैठेगा ना। तो लास्ट में जब इन्होंने अपकेंद्रण किया था ना यहाँ पे, तो इसको 2 बैंड मिले थे, एक तो सेंटर में और एक बिल्कुल ऊपर। बोलिए ऐसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्योंकि इसमें 2 श्रृंखलाएं N15 वाली भी तो हैं, ये भी तो पुरानी श्रृंखलाएं जो आगे चलेंगी, और इनसे N14 की जुड़ेगी। तो N15 के 2 डीएनए और N14 के 2 डीएनए, तब उनके बैंड 2 स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए, हर डीएनए में एक श्रृंखला कैसी चल रही है? पुरानी, और एक श्रृंखला कैसी चल रही है? नई। तो इसी को आप क्या कहते हैं? अर्ध संरक्षी प्रतिकृति कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? अर्ध संरक्षी प्रतिकृति कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बोलिए? देखिए, इसको एक बार मिला के देखिए, अर्ध संरक्षी प्रतिकृति को पढ़ के देखिए। वीडियो लंबी है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पढ़ के देखो, अर्ध संरक्षी प्रतिकृति। है ना, बहुत नॉर्मल है। चलिए,
तो ये तो अर्धसंरक्षित प्रतिकृति थी भाई, है ना। इसके बाद अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने किसके बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, डीएनए प्रतिकृति के बारे में। तो जो अपना डीएनए रेप्लिकेशन है या डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि जो है, डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि, ठीक है, ये क्या होती है भाई, सुनिए भाई, जो अपना डीएनए है ना वो अब करेगा रेप्लिकेशन, क्या करेगा, रेप्लिकेशन, प्रतिकृति, फोटोकॉपी बनाएगा। तो जब भी डीएनए अपनी फोटोकॉपी बनाता है ना, तो सुनिए ये क्या करता है, सपोज कीजिए ये एक डीएनए है, डीएनए, अब इस डीएनए में कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है कि भाई जो हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज बताया था जिसको आप अनवाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं, तो वो हेलिकेज एंजाइम इस डीएनए की श्रृंखला को काटना प्रारंभ करता है ना, इनको तोड़ना प्रारंभ करता है। और जब इसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाती हैं तो उसे यूकैरियोट्स में तो टोपोआइसोमरेज और प्रोकैरियोट्स में डीएनए गाइरेज ऐंठनों को क्या कर देता है, कम कर देता है ना, बहुत बताया था मैंने आपको, ऐंठनों को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जब ये डीएनए कट जाता है ना, तो इसकी श्रृंखला कुछ ऐसी हो जाती है, तो आप इसको रेप्लिकेशन फोर्क यानी कि प्रतिकृति द्विशाख कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क या प्रतिकृति द्विशाख कह सकते हैं। इसकी श्रृंखला ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अब जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, कौन, डीएनए पॉलीमरेज, वो हमेशा 5 से 3 की तरफ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है और नई श्रृंखलाओं का फॉर्मेशन करता है। तो ये 5 से 3 इधर की साइड में चलेगी एक श्रृंखला, तो बोलिए, है ना, एक श्रृंखला ये चली 5' to 3', बोलिए चलेगी कि नहीं चलेगी। तो डीएनए पॉलीमरेज एक श्रृंखला को तो बिल्कुल कंटिन्यू बना देता है, तो आप इसको कहते हैं सतत श्रृंखला या अग्रगामी श्रृंखला या लीडिंग चेन, ठीक है। और एक जो श्रृंखला होती है ना, एक जो चेन होती है, उसको ये बिल्कुल कैसे बनाता है, टुकड़ों में, किस में बनाता है, टुकड़ों में। जैसे पहले ये, अब पहले यहाँ पे आरएनए प्राइमर का छोटा सा टुकड़ा चाहिए, ये बन गया, फिर इस पर डीएनए पॉलीमरेज ने छोटा सा टुकड़ा बना दिया, फिर जगह रही, फिर टुकड़ा बन गया, फिर टुकड़ा बन गया, ऐसे। तो ये एक श्रृंखला तो बिल्कुल कंटिन्यू बन जाती है, उसे तो आप बोलते हैं सतत श्रृंखला, और एक श्रृंखला डिसकंटिन्यू बनती है जिसे आप बोलते हैं असतत श्रृंखला। और इस असतत श्रृंखला में ना, इस असतत श्रृंखला में जो खंड हैं, आप उन खंडों को कहते हैं ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड बोलते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे इसको दिया, ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो फिर धीरे धीरे आगे क्या होगा, ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो इन दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ देता है, और हमारे एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए। इसी को बोलते हैं आप डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन की, समझ में आ गई बात। चलिए अब देखो, तो डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि हो गई। इसके बाद अब हम छोटी सी अपनी बात कर लेते हैं कि भाई अब जो मोस्ट पॉइंट है ना अपना, वो अनुलेखन मान लीजिए आप, अनुलेखन, ठीक है, अनुलेखन। और अनुलेखन के बाद हमने बात की है भाई फिर आनुवांशिक कूट की, आनुवांशिक कूट, है ना। आनुवांशिक कूट के बाद हम बात कर रहे हैं अपने अनुवादन के बारे में, ठीक है। अनुवादन के बाद हम बात कर रहे हैं लेक ऑपेरॉन के बारे में, लेक ऑपेरॉन। और लेक ऑपेरॉन के बाद हमने बात की भाई एचजीपी की, और सबसे हमने लास्ट में बात की डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की, ठीक है भाई, समझ गए। तो इतने सारे टॉपिक जो आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं, ये जितने भी आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं ना, इन टॉपिक्स में से ही आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैंने आपके सामने लिस्ट आउट कर दिया है, ठीक है भाई, समझ रहे आप मेरी बात को, है ना।
तो आपको जो मोस्टली रूप से समझना है फुल डिटेल रूप से, वो अनुलेखन, अनुवादन और लेख एपेरॉन, ये 3 टॉपिक का आज मैं आपको कंप्लीट रूप से डिस्कशन करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये एचजीपी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो मैंने कल ही पढ़ाई है, अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये आपको याद ही करनी है, एचजीपी इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज देखेंगे, अनुलेखन, अनुवादन और लेख एपेरॉन, जिसका मैं आपको कंप्लीट रूप से प्रॉपर तरीके से रिवाइज कराऊंगा आज की वीडियो में, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूं और अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहला टॉपिक अपना है अनुलेखन। अनुलेखन, अनुलेखन को आप बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं अनुलेखन को? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब सुनना भाई, ये टॉपिक जिसको हम बिल्कुल कंप्लीट रूप से देखेंगे, सुनना। अनुलेखन होता क्या है? एक बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, मैं आपको बता दूं। ये आपका डीएनए है, ठीक है, समझ गए। चलो एक डायग्राम मैं बना ही लेता हूँ ना, इसको बाद में भी तो मुझे इसी को समझाना है आपको, ठीक है। एक डायग्राम मैं बना ही लेता हूँ। सुनिए भाई, ये आपका एक डीएनए है या डीएनए का एक टुकड़ा है, जिसको आप कह रहे हैं जीन। क्या कह रहे हैं बोलिए? जीन कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? एक एक पॉइंट को समझना। ये इसका 3rd प्राइम है, ये इसका 5 प्राइम है, ये 3rd प्राइम और ये 5 प्राइम, ठीक है भाई। ये इसके बीच नाइट्रोजन क्षार है। आप इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है। ये कंप्लीट आपके सामने एक जीन बना हुआ है, इसको मैं एक जीन मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? जीन मान रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता है ना, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जीन होता है वो अपना एक स्पेशल एमआरएनए बनाता है, और वो स्पेशल एमआरएनए क्या करता है? वो स्पेशल एमआरएनए अपने लिए एक स्पेशल किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। यही बताया था मैंने आपको, ठीक है, कि ये स्पेशल प्रोटीन का निर्माण करता है एमआरएनए। अब सुनना, ध्यान से सुनिए। अनुलेखन, अनुलेखन है क्या? वास्तव में अनुलेखन एक बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है कि यदि आप डीएनए से, किससे? डीएनए से यदि आप आरएनए तैयार कर लेते हैं या आरएनए बना लेते हैं, तो आप उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? अनुलेखन बोलते हैं ना। कि जो डीएनए की टेम्पलेट श्रृंखला है, यदि इससे आप उसको आरएनए में प्रतिलिपिकरण कर लेंगे, उसका क्या कर लेंगे? आरएनए में, तो आप उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट अपने दिमाग में रखो, कि यदि हम डीएनए से आरएनए बना लेते हैं तो हम उसी प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अनुलेखन की डेफिनेशन सभी बच्चों को याद है। अब एक बहुत विशेष बात मेरी सुनिए, बहुत विशेष बात मेरी सुनिए, कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये अनुलेखन इकाई क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद करना है कि अनुलेखन होता क्या है, परिभाषा मतलब, और फिर बात करनी है कि अनुलेखन इकाई क्या है। तो अनुलेखन इकाई को सुनिए ध्यान से। जो अनुलेखन इकाई है, मैं कलरफुल चौक ले आऊँ क्या? आपको समझाने के लिए थोड़ी इजीली हो जाएगा ना। एक मिनट आप इसको पढ़ना, जब तक अनुलेखन को एक बार पढ़ के देखो, रिवाइज कीजिए। मैं अभी चौक लेके आता हूँ, ठीक है।
हाँ भाई सुनिए, देखिए अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको एक जीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक एक पॉइंट को क्लियर करना, ये चैप्टर 6 नंबर का, और आपको पूरा पूरा चैप्टर ये आना चाहिए भाई, है ना। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्ती आपको करनी है भाई, है ना। हर बच्चे का ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। एक बार इसको रिवाइज में इसलिए करा रहा हूँ आपको, सुनिए भाई, ये तो है एक जीन, है ना, जीन डीएनए बोल सकते हैं क्योंकि डीएनए का टुकड़ा ही जीन कहलाता है। अब सुनिए, यदि मैं अनुलेखन इकाई की बात करूं, अब देखो इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई आप उसको बोलते हैं कि जो पूरा की पूरा कार्य करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, है ना। अब जैसे किसको मैं अनुलेखन इकाई बोलूँगा, तो अनुलेखन इकाई वो पार्ट होगा जो आपके लिए प्रॉपर अनुलेखन को कंप्लीट कराएगा, उसको आप अनुलेखन इकाई बोल देंगे, समझ गए। तो अब सुनिए, अनुलेखन जो इकाई होती है, अनुलेखन इकाई, इसके 3 भाग होते हैं। अब एक एक पॉइंट को हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पहला भाग है उसको हम बोलते हैं प्रेमोटर। आपको येलो कलर से पार्ट दिख रहा है, ये पहला भाग है जिसको मैं प्रेमोटर कह सकता हूँ, है ना। और सबसे अंत में एक भाग होता है जिसको मैं समापन कह सकता हूँ, बोलिए, ठीक है। तो कितने भाग हो गए इसके, 2 भाग तो हो गए, एक तो हुआ क्या प्रेमोटर और एक हुआ समापन। और आपको बिल्कुल बिटवीन जो पार्ट दिखाई दे रहा है, आप इसको बोलते हैं संरचनात्मक जीन। क्या बोलते हैं इसको, बोलिए, संरचनात्मक जीन, ठीक है। अब मुझे बताओ, कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है क्या, बोलिए। मैंने क्या कहा कि अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, देखो अपने नोट्स अपने सामने रखा करो ना, जब मैं बोल दूं तो आप उसको तुरंत छोटी से ऐसे आंखों से देख लिया करें, ठीक है। अनुलेखन इकाई के कितने भाग होते हैं, बोलिए। 3 भाग होते हैं, एक होता है प्रेमोटर, एक होता है संरचनात्मक जीन और एक होता है समापन। तो सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन याद करना है कि अनुलेखन इकाई के कितने भाग हैं, टोटल 3 भाग हैं। पहला प्रेमोटर, दूसरा संरचनात्मक जीन और तीसरा समापन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम डायग्राम में आप आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने तीनों पार्टों को, आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब हम एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं ना, इनका जिक्र करते हैं एक एक करके। तो सुनना भाई, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रेमोटर के बारे में। किसके बारे में, प्रेमोटर। अब सुनना, मैं प्रेमोटर के बारे में क्या बोलूँगा कि जो प्रेमोटर होता है वो संरचनात्मक जीन के एक तो लेफ्ट साइड है, बोलो है कि नहीं, ये लेफ्ट होती है, उधर राइट होती है। हमेशा हम हमेशा ही अपनी कॉपी में लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, तो ये तो लेफ्ट पार्ट है और समापन कौन सा पार्ट हो जाएगा, राइट पार्ट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट बोलो क्या दिक्कत है इसमें कि यह संरचनात्मक जीन के कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। और अब एक पॉइंट टू बी नोटेड, जो ये ऊपर की श्रृंखला है ना, इसको तो मैं बोलता हूँ भाई टेम्पलेट श्रृंखला। क्या बोलता हूँ, टेम्पलेट। और ये जो नीचे वाली श्रृंखला है इसको मैं बोलता हूँ कोडिंग श्रृंखला। जो 3 to 5 है ना, 3 to 5 ये तो है टेम्पलेट श्रृंखला, और जो 5 to 3 है वो है केवल कोडिंग श्रृंखला, जो mRNA बनाने में बिल्कुल भी सहायता नहीं करती है। तो जो टेम्पलेट श्रृंखला होती है ना, वो मदद करती है mRNA बनाने में, ठीक है। सुनिए, तो अब मैं आपसे क्या कह सकता हूँ कि जो आपका प्रेमोटर है वो टेम्पलेट के तो 3rd प्राइम पर, बोलो है कि नहीं, 3rd प्राइम की तरफ, और कोडिंग श्रृंखला के 5 प्राइम पर प्रेजेंट होता है। बोलिए क्या दिक्कत है इस टॉपिक में आपको, है ना। मैंने क्या कहा कि जो प्रेमोटर होता है एक तो वो संरचनात्मक जीन के लेफ्ट साइड होता है, बोलो आपको दिखाई दे रहा है, और ये टेम्पलेट श्रृंखला के तो होता है 3rd प्राइम पर। कौन से प्राइम पर, 3rd पे। और कोडिंग श्रृंखला के होता है 5 प्राइम पर। इतनी बात समझ में आ गई। टेम्पलेट श्रृंखला के 3rd प्राइम पर और कोडिंग श्रृंखला के 5 प्राइम पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें 80 रिच स्थान होता है, या कहने का मतलब है कि इसमें
TA नाम के क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार ज़्यादा होते हैं, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, टाटा बॉक्स कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ बोलिए, टाटा बॉक्स। तो ये टाटा बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बात आपको लिखनी है प्रेमोटर में। एक नज़र मान लीजिए इसमें इतना ही लिखा हुआ होगा प्रेमोटर में, मैं बोल रहा हूँ तब तक आप देखते रहिए। उसमें नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि यह संरचनात्मक जीन के लेफ्ट साइड होता है, और इसमें ये टेम्पलेट श्रृंखला के 3rd प्राइम पर और कोडिंग श्रृंखला के 5 प्राइम पर होता है, और उसमें 80 रिच स्थान होता है या 80 नाम के नाइट्रोजन क्षार ज़्यादा होते हैं, तो मैं इसको टाटा बॉक्स भी कह सकता हूँ। ठीक है। और ये वो प्लेटफॉर्म है प्रमोटर जहाँ आपका RNA पॉलीमरेज जुड़ता है प्रमोटर से। क्लियर इतनी बात, कोई डाउट इसमें बोलिए, नहीं है, अच्छी बात है। आगे चलें। अब आता है आपका संरचनात्मक टेम्पलेट या संरचनात्मक जीन, है ना। अब ये संरचनात्मक जीन क्या है कि अब आपको खुद में आप एहसास हो रहा होगा कि ये तो शुरू करने वाला पार्ट है, वो अंत करने वाला पार्ट है, तो बीच में कौन है, अरे बीच में वो पार्ट होगा जहां आपकी प्रक्रिया चलेगी। मतलब आपका अनुलेखन करना है आपको, और अनुलेखन का क्या मतलब है, आपको RNA बनाना है। तो ये वो पार्ट है जहां आपकी RNA की क्या बनती है, श्रृंखला बनती है। तभी तो इसको संरचनात्मक जीन कह रहे हैं, क्योंकि ये संरचना बनाने में मदद करेगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। अब उसने कहा कि ये संरचनात्मक जीन प्रोकैरियोट्स में तो होता है पॉलीसिस्टोनिक टाइप का, और यूकैरियोट्स में होता है मोनोसिस्टोनिक टाइप का। समझ में आ गई बात। तो संरचनात्मक जीन में यही पॉइंट है आपके। अब आ जाइए समापन पे। तो समापन में आप क्या बोलेंगे, समापन में बहुत सिंपल से पॉइंट है। कैसे सिंपल पॉइंट है, देखिए आप बोलेंगे कि जो समापन पार्ट है, टर्मिनेटर पार्ट है, वो संरचनात्मक जीन के कौन सी साइड में है, राइट साइड में, और टेम्पलेट श्रृंखला के कौन से प्राइम पे, 5 प्राइम पे, और कोडिंग श्रृंखला के कौन से प्राइम पे, 3rd प्राइम पे। क्या है इसमें, बोलो क्या है इसमें, कितनी सिंपल है यार। तो ये है आपकी अनुलेखन इकाई। यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया था कि अनुलेखन इकाई को समझाइए, तो आप बोल देंगे अनुलेखन इकाई जो अनुलेखन में मदद करती है, इसके 3 भाग होते हैं, प्रेमोटर, संरचनात्मक जीन और समापन। प्रेमोटर के बारे में लिखो, संरचनात्मक जीन के बारे में लिखो, और समापन के बारे में लिखो। इतने सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये अनुलेखन इकाई की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसेस की, इसकी क्रियाविधि की, कि आखिर जो ये अनुलेखन क्रिया है वो चलती कैसे है ना, होगी कैसे अनुलेखन। तो अनुलेखन की जो प्रक्रिया है उसके 3 चरण हैं। एक तो है प्रारंभन, एक है दीर्घीकरण, और एक होता है भाई समापन। ठीक है, एक तो है प्रारंभन, एक दीर्घीकरण है, और एक है समापन। प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन, ये 3 पॉइंट है भाई इसके, है ना। इसकी प्रोसेस की मैं बात करूं तो इसके 3 पॉइंट हैं प्रोसेस के। ठीक है, समझ रहे ना। अब सुनिए, प्रोसेस के 3 पॉइंट हो गए, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन, है ना। अब एक एक करके इनको देखते हैं। बारिश हो रही है बहुत अच्छी, उधर नहीं हो रही कि आपके यहाँ हो रही होगी भाई, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है ना। चलिए, तो प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन, इन 3 प्रोसेसों से गुजरता है अपनी अनुलेखन की क्रिया। तो स्टार्ट करते हैं प्रारंभन से। अरे क्यों गिर रहे हैं तुम। प्रारंभन क्या होता है, सुनिए। प्रारंभन में सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है RNA पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम सबसे पहले आपके प्रेमोटर से जुड़ता है ना। लेकिन इसके पास एक समस्या है जो मैं आपको पहले भी बताई थी। ये RNA पॉलीमरेज ना बहुत ही सीधा साधा सा एंजाइम है। ये कहता है कि भाई मेरी कोई भी कंडीशन नहीं है, मैं आपके लिए आप जो कहेंगे ना वो काम कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हाइड्रोजन बंध को भी तो तोड़ना है, तो ये खुद ही तो हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है, और खुद ही जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है।
कुल मिला के बहुत ही सीधा सा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन इसके पास एक समस्या है, वो ये कहता है कि यार मैं ना तो इसमें प्रवेश कर सकता हूँ अकेला और ना ही इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। अरे ये पूरी अनुलेखन इकाई है, एक प्रकार की गुफा है, ये गुफा खतरनाक गुफा है, ठीक है। तो इसमें जाने से डरता है ये, है ना। तो पता है क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज की एक यूनिट होती है सब यूनिट, जिसको आप कहते हैं सिग्मा इकाई। क्या बोलते हैं, सिग्मा उप इकाई। तो ये सिग्मा उप इकाई इस आरएनए पॉलीमरेज को लेकर प्रवेश करा देती है। कहाँ पे बोलिए, कहाँ पे, इस टाटा बॉक्स में, यानी कि प्रेमोटर में, ठीक है भाई। प्रेमोटर में प्रवेश करा देगा कौन, सिग्मा उप इकाई। किसको, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, है ना। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस प्रमोटर में पहुंच जाता है, फिर ये प्रक्रिया का क्या करता है, शुरुआत करता है, ठीक है। तो ये प्रारंभन हो गया, प्रारंभन हो गया। बहुत सिंपल है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो प्रमोटर से जुड़ जाता है, और प्रमोटर से जुड़ता किसकी सहायता से, आप बोलेंगे साहब सिग्मा उप इकाई के माध्यम से जुड़ता है। किस माध्यम से जुड़ता है बोलिए, सिग्मा उप इकाई। तो इसके बाद ये क्या करता है, इसके बाद ये अनुलेखन प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो ये प्रारंभन में लिखे हुए हैं आपके 2-3 पॉइंट। बोलो क्या दिक्कत है यार इसमें, है ना। तो प्रारंभन समझ में आ गया। बहुत सिंपल है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से जुड़ता है और इसको जोड़ने में कौन सहायता करता है, इसकी सिग्मा उप इकाई करती है, और जुड़कर ये उस प्रक्रिया को क्या करता है, प्रारंभ करता है, ठीक है। अब चलता है दीर्घीकरण। अब सुनिए दीर्घीकरण में क्या होगा। अरे दीर्घीकरण में क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन श्रृंखलाओं को काटता हुआ जाएगा और न्यूक्लियोसाइड को, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ जाएगा। किस पे, टेम्पलेट श्रृंखला पे। तो जब ये टेम्पलेट श्रृंखला पे जोड़ता है ना, तो एक एमआरएनए की श्रृंखला इस प्रकार बनती हुई जाती है ना। ऐसे टेम्पलेट श्रृंखला से बन रही है, और ये आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। सपोज कीजिए ये आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो दीर्घीकरण करता हुआ चल रहा है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ऐसे बढ़ता बढ़ता टिक 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 करके यहाँ पे पहुँच गया, और ये क्या बनाता हुआ जा रहा है, मतलब जो टेम्पलेट श्रृंखला है ना, टेम्पलेट श्रृंखला, इसके नाइट्रोजन क्षार को ये पूरक नाइट्रोजन क्षार को ये बहुलीकरण करता हुआ जा रहा है। मतलब जो ये नाइट्रोजन क्षार है ना, इनके पूरक नाइट्रोजन क्षार को ये जोड़ता हुआ जा रहा है न्यूक्लियोटाइड को, और एक श्रृंखला का निर्माण करता हुआ जा रहा है। तो ये दीर्घीकरण है। दीर्घीकरण का मतलब है जब आपकी आरएनए श्रृंखला बन जाती है, बनती रहती है, और इस समय क्या होता है कि इसका अधिकांश श्रृंखला का भाग तो स्वतंत्र है, लेकिन इसका एक भाग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़ा हुआ है, अभी हटा नहीं है ये, ठीक है। तो ये दीर्घीकरण की बात है। अब बात करते हैं हम समापन की, कि समापन में क्या होता है। अब जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज इस आरएनए को बनाकर समापन पार्ट की तरफ जाता है ना, तो अब इसको बाहर निकलना नहीं आता है ना। तो पता है क्या होता है, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है रो प्रोटीन। कौन है, रो प्रोटीन, है ना। तो इसको आप समापनकारी कारक भी कह सकते हैं। तो ये रो प्रोटीन क्या करती है, ये इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इस आरएनए से अलग कर देती है और इसको बाहर निकाल देती है इस अनुलेखन इकाई से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आरएनए संश्लेषण हो जाता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रो प्रोटीन के माध्यम से अलग हो जाती है, और इसी को आप क्या कहते हैं, समापन कहते हैं। और जो आपका ये एमआरएनए बना था वो अपने आप सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, बोलिए, अनुलेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुलेखन। तो ये है अनुलेखन। कितना सिंपल सा टॉपिक है। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, रिवाइज कीजिए इसको 2 मिनट में। एक बार सरसरी नज़रों से देखिए इसको फटाफट, अनुलेखन को देखिए सरसरी नज़रों से। बहुत सिंपल सिंपल से तो टॉपिक है यार। पढ़ो फटाफट, एक एक पॉइंट को पढ़ना और डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना, और इसके डायग्राम की प्रैक्टिस 100% ज़रूरी है। मैं चेक करूँगा आपकी रफ में। जब भी आप स्कूल आओगे या हम संपर्क में जाएंगे ना आपके पास,
तो मुझे आपकी रफ में ये सारे डायग्राम बने हुए मिलने चाहिए भाई प्रत्येक बच्चे के। मैं चेक करूंगा और उसी चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। प्रत्येक डायग्राम बना हुआ होना चाहिए, फिजिक्स की तरह बनाओ। फिजिक्स में बनाते हैं ना आप, ऐसे बनाओ। रफ में चेक करूंगा मैं, रफ में प्रैक्टिस। करो रे भाई, एक एक पॉइंट को याद करना है, एक एक पॉइंट को समझना हो रहा है डायग्राम के हिसाब से, रटना नहीं है। क्लियर है? बोलिए क्लियर है आपका पूरा टॉपिक? चलिए, है ना। अब सुनो, अब ये तो हुआ प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन, समझ रहे हैं। अब ये जो अनुलेखन मैंने आपको बताया है ना, ये केवल प्रोकैरियोट्स का अनुलेखन है भाई, है ना। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में अनुलेखन। बहुत सारे बच्चे अब खुश मुझे नज़र आ रहे हैं क्योंकि उसने टॉपिक देख लिया यूकैरियोट्स में अनुलेखन, है ना। मैंने ये ऑनलाइन में आपको नहीं बताया था, इस समय ऑफलाइन क्लास चली थी दोनों स्कूल में, तो वहाँ पे हो गया था ये ना, यूकैरियोट्स में अनुलेखन। चलिए भाई, इसको आज बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ लेते हैं ना। सुनिए, वैसे बहुत सिंपल है और आपसे बोर्ड एग्जाम में इसके बहुत ही रेयर चांस होते हैं पूछ लिया जाए, अन्यथा पूछेगा नहीं, लेकिन नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक। नीट में तो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब सुनिए, यूकैरियोट्स में अनुलेखन। अच्छा, यूकैरियोट्स कौन है, हमें समझ गए ना। तो अभी हमने जो अनुलेखन देखा था वो देखा था केवल प्रोकैरियोट्स में। किस में देखा था बोलिए? प्रोकैरियोट्स में। और अब हम किस में अनुलेखन देखने जा रहे हैं? यूकैरियोट्स में अनुलेखन, है ना। तो कैसे होता है यूकैरियोट्स में अनुलेखन वो समझिए, बहुत सिंपल है। वो ये कहता है कि जो यूकैरियोट्स में जो अनुलेखन की क्रिया होती है ना, उसमें टोटल 2 समस्याएं या 2 जटिलताएं होती हैं। देखो, समस्या तो मैं इसको नहीं बोलूँगा, समस्या थोड़ी है ये, लेकिन वो ये कहता है कि यूकैरियोट्स में जब अनुलेखन होता है तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है जैसा कि प्रोकैरियोट्स में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 कठिनाइयाँ होती हैं, मतलब एक जटिल प्रोसेस है, ये जटिल प्रोसेस है। अब ये जटिल प्रोसेस कैसे है वो सुनना। वो ये कहता है पहली जटिलता तो वो ये बताता है कि प्रोकैरियोट्स में तो केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज था, एक ही आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन जो आपका यूकैरियोट्स होते हैं ना, उनमें 3 प्रकार के पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। देखो, वहाँ प्रोकैरियोट्स में तो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज था, लेकिन यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज होते हैं 3 टाइप के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आपके लिए बनाता है आरआरएनए, सेकंड आपके लिए बनाता है एमआरएनए, और जो थर्ड होता है ना वो आपके लिए बनाता है 5SRRNA, है ना, SNRNA, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाता है tRNA, ठीक है भाई। तो इतने देखो, हमारे अंदर टोटल 3 प्रकार के आरएनए, 3 प्रकार के, एक rRNA, एक mRNA और एक tRNA। ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। ये 5SRRNA और SNRNA ना, ये केंद्रक में पाए जाने वाले और छोटे छोटे आरएनए हैं, ठीक है, जो स्प्लाइसिंग में मदद करेंगे। अभी मैं आपको बता दूंगा क्या है। तो पहला, अब बोलो जटिलता है ना भाई, जटिलता है। कितने पॉलीमरेज हैं? 3। तो तीनों पॉलीमरेज एंजाइम अलग अलग से अनुलेखन करेंगे और अपना अलग अलग क्या बनाएंगे? आरएनए बनाएंगे, ठीक है। अरे भाई, अनुलेखन का मतलब क्या है? आरएनए का निर्माण करना डीएनए से। तो यहाँ पे 3 प्रकार के पॉलीमरेज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अनुलेखन करेगा तो आपके लिए बनेगा आरआरएनए। जब सेकंड अनुलेखन करेगा तब आपके लिए बनेगा एमआरएनए, और जब थर्ड आपके लिए करेगा ना तब आपके पास बनेगा टीआरएनए। क्या बनेगा? टीआरएनए, ठीक है। तो पहली जटिलता तो यही है भाई, प्रोकैरियोट्स में तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज था जो अनुलेखन करके आरएनए बना देता, एमआरएनए।
लेकिन यूकैरियोट्स में तो ये समस्या है, जटिलता है, मतलब कठिनता है। चलिए, तो पहली जटिलता तो यही है। अब सेकंड जटिलता आपको जरा ध्यान से सुननी है। सेकंड जटिलता वो ये कहता है कि प्रोकैरियोट्स में तो एमआरएनए डायरेक्ट बन गया था, डायरेक्ट ही, और पूरा की पूरा ऐसा एमआरएनए बना जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन यूकैरियोट्स में दूसरी जटिलता क्या होती है कि जब इसमें एमआरएनए बनता है ना, तो वो नॉर्मल एमआरएनए नहीं बनता। अब कैसा बनता है फिर? वो कहते हैं कि इसमें ऐसा एमआरएनए बना जिसमें दो प्रकार के पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। सुनना जरा ध्यान से, बहुत सिंपल है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, पूरा सिंपल है। अब ये आपको एमआरएनए दिख रहा है, एमआरएनए। अच्छा, इस एमआरएनए में जरा गौर फरमाइए, इसमें मैंने दो प्रकार के टुकड़े बनाए, एक वाइट पार्ट के और एक ब्लू कलर के। वाइट और ब्लू दिख रहे हैं आपको क्लियर? अब सुनना जरा ध्यान से। सपोज कीजिए यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ने अनुलेखन किया तो आपके पास एक एमआरएनए बना। लेकिन वो ये कहते हैं कि यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए होता है वो डायरेक्ट नहीं बनता। मतलब ऐसा नहीं है कि आरएनए पॉलीमरेज ने काम किया और आपके लिए क्या बन गया? एमआरएनए बन गया। ऐसा नहीं होता। क्या होता है फिर कि एमआरएनए बनने से पहले ये जो आरएनए बना हुआ है ना, मैं इसको कहता हूँ बिस्मांगी आरएनए। क्या कहता हूँ? बिस्मांगी आरएनए, या इसको मैं कहता हूँ एचएन आरएनए। ये एमआरएनए नहीं है, ये अभी एचएन आरएनए है। तो क्यों कहते हैं इसको बिस्मांगी आरएनए? सुनना कि इस एमआरएनए में दो पार्ट होते हैं। जो वाइट कलर का पार्ट है वो तो है एक्सॉन, और जो ब्लू कलर का पार्ट है वो है इंट्रॉन। क्या है? इंट्रॉन। ध्यान से सुनना। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ने अनुलेखन किया, कर दिया, तो उसने एक ऐसा आरएनए बनाया। लेकिन इस आरएनए के दो भाग होते हैं या दो खंड होते हैं इसमें, एक होता है एक्सॉन और एक होता है इंट्रॉन होता है। अब सुनिए, जो एक्सॉन पार्ट होता है ना, एक्सॉन, वो तो हमारे लिए काम का होता है क्योंकि यही हमारे लिए प्रोटीन बनवाता है, एक्सॉन। और जो इंट्रॉन है वो हमारे लिए बिल्कुल वेस्टेज मटेरियल है, उनका कोई रोल नहीं होता कहीं भी। एक बात मुझे बताओ, क्या आप इसको परिपक्व एमआरएनए कह सकें? क्या बोलिए, आप इसको परिपक्व एमआरएनए कह सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हम इसको परिपक्व एमआरएनए नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें वो पार्ट है जो हमारे, कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं हैं। समझ गए? तो मैं इस आरएनए को कहता हूं अभी बिस्मांगी आरएनए। क्या कहता हूं? बिस्मांगी आरएनए, जिसमें एक एक्सॉन होता है और एक इंट्रॉन होता है। समझ गए? अब इंट्रॉन तो आपके काम का नहीं है, लेकिन काम का कौन है? एक्सॉन। तो मुझे अब क्या करेंगे? हमें इन इंट्रॉनों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो एक परिपक्व एमआरएनए बनाना है जो हमारे लिए केवल प्रोटीन का संश्लेषण करे। तो हमें अब इस डीएनए की करनी पड़ती है स्प्लाइसिंग। क्या करनी पड़ती है भाई? स्प्लाइसिंग। लिखा हुआ है नोट्स में कि अब आप इस एमआरएनए की स्प्लाइसिंग करते हैं, आरएनए की। और स्प्लाइसिंग कैसी प्रक्रिया है? स्प्लाइसिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप इंट्रॉन को निकाल देते हैं। किसको निकाल देते हैं? बोलिए, इंट्रॉन को। आपको ये दिखाई दे रहे हैं पार्ट 2। अब देखो, ये वाइट कलर की संरचना अटैच हो गई है और जो इंट्रॉन वाले पार्ट थे उसको मैं निकाल रहा हूँ। समझ में आ गई बात? और एट लास्ट ये क्या करते हैं? लास्ट में जो पूरा इंट्रॉन पार्ट है वो निकल जाता है और आपके पास एक पूरा एक्सॉन वाला, देखो तो सही आप, पूरा की पूरा आपके लिए वाइट पार्ट है। तो वाइट को मैंने किससे शो किया है? एक्सॉन से। तो अब मैं इसको कहता हूं एक परिपक्व एमआरएनए। क्या कहता हूं? बोलिए, एक परिपक्व एमआरएनए। तो बताइए मुझे, यूकैरियोट्स में एमआरएनए बनना आसान है या प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए बनना आसान है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए का बनना आसान है।
समझ पाए आप मेरी बात को? तो तभी तो अब भाई आपने बना तो लिया mRNA, किस में? यूकैरियोट्स में। किस में बना लिया बोलो? यूकैरियोट्स में बना लिया ना mRNA। तो आप इस प्रक्रिया को अनुलेखन कह देंगे। लेकिन ये जो अनुलेखन हुआ है ना यूकैरियोट्स में, वो डिफरेंट होता है किससे? प्रोकैरियोट से ना, क्योंकि यहाँ पर जटिलताओं वाली बात है। नॉर्मल प्रोसेस नहीं है यूकैरियोट्स में, ये जटिलताओं भरी बात है। कैसे? एक तो 3 पॉलीमरेज एंजाइम है, बनाओ अलग अलग आरएनए, समझ गए? दूसरा, जो भी आरएनए बनता है, अपना जो काम का आरएनए वो mRNA है, तो जो भी ये आरएनए बनता है वो पहले तो ऐसा बनता है जिसके कुछ पार्ट तो हमारे काम के नहीं होते और कुछ हमारे काम के होते हैं। तो मैं इसको हस्तांतरण आरएनए या हेटेरोजेनस यानी कि विषमांगी आरएनए कहता हूँ, यानी कि HNRNA कहता हूँ। ये HNRNA वो होता है जिसमें एक पार्ट एक्सॉन होता है और एक पार्ट इंट्रॉन होता है। तो इंट्रॉन वो पार्ट है जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है और एक्सॉन वो पार्ट है जो हमारे काम का होता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा इस आरएनए का? आप बोलेंगे सर अब हमें इसका स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्प्लाइसिंग। अब मैं आपसे पूछूं कि ये स्प्लाइसिंग क्या है, तो आप बोलेंगे सर जो स्प्लाइसिंग है ना, उसका मतलब ये होता है कि यदि हम अपने विषमांगी आरएनए में से इंट्रॉन को निकाल देंगे, किसको निकाल देंगे? इंट्रॉन को, तो हमारे पास अब एक ऐसा आरएनए आएगा जिसके पास केवल और केवल कौन है? एक्सॉन। और इसी एक्सॉन वाले आरएनए को आप क्या कहते हैं? परिपक्व mRNA कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपक्व mRNA। और यही आपको बनाना था, ठीक है? तो ये है आपका यूकैरियोट्स में अनुलेखन। समझ गए? पढ़ो एक बार इसको, अभी की अभी पढ़ो, तभी आपको समझ में आते हुए जाएंगे ये। 2 मिनट का समय, 2 मिनट में याद कीजिए। अभी यूकैरियोट्स में अनुलेखन, पॉइंट को मिलाइए, एक एक पॉइंट को, और डायग्राम को पढ़ते हुए चलिए। बिल्कुल एक और वीडियो बना के दो, क्या बनाएंगे? हाँ भाई बोलो, हो गया यूकैरियोट्स में अनुलेखन? आरती शर्मा हो गया? चलिए, तो आ गया भाई समझ में यूकैरियोट्स में अनुलेखन कैसे होता है? बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, वैसे तो जटिलता है ना। वो कहता है कि भाई यूकैरियोट्स में जब भी अनुलेखन होता है ना, उसमें 2 जटिलताएं होती हैं।
पहली, एक तो इसमें 3 प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम है जो अलग अलग आरएनए बनाएंगे। दूसरी, जब भी इसमें आरएनए बनता है तो वो एक विषमांगी आरएनए बनता है जिसमें एक पार्ट एक्सॉन और एक पार्ट इंट्रॉन है। तो इंट्रॉन हमारे कोई काम के नहीं है, एक्सॉन हमारे काम के, तो हमें इसकी स्प्लाइसिंग करना आवश्यक है। स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं कि इसमें इंट्रॉन पार्ट को निकाल देते हैं, ठीक है। और जब हम इंट्रॉन को निकाल देते तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक एमआरएनए बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, एमआरएनए बन जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कर लेंगे इसको। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आनुवांशिक कूट है ना, ये तो आपको पढ़ना ही है भाई। अरे जो आनुवांशिक कूट है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझ रहे ना, उसको तो आप लर्न कर लेना ना। अब हम बात करते हैं अनुवादन के बारे में। अनुवादन, जिसको आप कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, अनुवादन, है ना। तो ये ट्रांसलेशन अनुवादन क्या चीज़ है वो सुनिए। एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। यदि आप एमआरएनए से क्या बना लें, प्रोटीन बना लें। क्या बना लें, प्रोटीन। तो आप उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन कहते हैं। सिंपल है ना कि एमआरएनए पर उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड हैं, एमआरएनए पर उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड हैं, यदि आप उनको पॉलीपेप्टाइड में प्रतिलिपिकरण कर देंगे, पॉलीपेप्टाइड बना लेंगे, तो आप उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, कि भाई डीएनए एमआरएनए की श्रृंखला पर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता है, ठीक है। एमआरएनए की श्रृंखला पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता है। समझ में आ गई बात। ऐसी भी आप इसको लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, इसमें कर लेंगे आराम से, है ना। चलो, अब सुनिए, ये अनुवादन की परिभाषा हुई। अब हम बात करते हैं इस अनुवादन की प्रक्रिया की, कि ये अनुवादन की प्रक्रिया चलती कैसे है। तो बहुत सिंपल तरीका है इसका, सुनिए। इसके 5 स्टेप हैं। सबसे पहला है अमीनो अम्ल का सक्रियण, ये पहला है, ठीक है। सक्रिय अमीनो अम्ल का टीआरएनए से जुड़ना, सक्रिय अमीनो अम्ल का टीआरएनए से जुड़ना। और थर्ड है अपना अमीनो का सक्रियण हो गया, सक्रियण टीआरएनए जुड़ गया। अब इसका क्या होगा भाई, समारंभन आप मान लीजिए, दीर्घीकरण मान लीजिए पॉलीपेप्टाइड का, और लास्ट में क्या मान लीजिए, समापन। क्या मान लीजिए, समापन। इतनी बात समझ में आ गई, बोलिए। अमीनो अम्ल का सक्रियण होगा, सक्रिय अमीनो अम्ल टीआरएनए से जुड़ेगा, और इसका समारंभन होगा, इसका दीर्घीकरण होगा और समापन होगा। चलिए, तो ये बात अपने को समझ में आ गई। ये 5 स्टेप हैं जिनमें हमारा क्या होगा, अनुवादन की प्रक्रिया चलेगी ना। अब बहुत सिंपल है, देखो सुनिए। अनुवादन की प्रक्रिया में क्या होता है, एक तो आपके काम का है कौन, ये रहा कौन भाई, एक एमआरएनए। कौन है ये, एमआरएनए। चलिए, इस एमआरएनए पे मैं यहाँ पे कोडोन बनाता हूँ। तो ये आपका प्रारंभिक कोडोन है जिसको आप AUG कहते हैं, AUG। इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। ये आपके पास एक एमआरएनए की श्रृंखला है, तो आपको जब भी अनुवादन करना है, एक मिनट,
श्री राम। देखिए, जब भी आपको जब भी आपको अनुवादन करना है तो एक तो आपको आवश्यकता पड़ेगी mRNA की, कच्चे पदार्थ हैं, एक तो आपको mRNA की आवश्यकता पड़ेगी और एक आपको पड़ेगी राइबोसोम यूनिट की। अब राइबोसोम यूनिट आपके पास दो हैं, एक तो है छोटी राइबोसोम जिसको 30S बोलते हैं, एक बड़ी राइबोसोम सब यूनिट जिसको आप 50S बोलते हैं। एक 30S और एक 50S, ये दो राइबोसोम नाम की सब यूनिट होती हैं आपके पास, ठीक है। एक तो 30S होती है और एक 50S होती है। इतनी बात समझ में आ जाएगी आपके। 30S और 50S नाम की दो राइबोसोम सब यूनिट हैं और ये टोटल मिलके कौन सा राइबोसोम बनाता है? 70S प्रकार का राइबोसोम। कैसा बोलिए? 70S प्रकार का, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हम अनुवादन देख रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का राइबोसोम होता है, उसकी दो सब यूनिट, एक 30S और एक 50S सब यूनिट, है ना। तो ये भी चाहिए आपके लिए और एक आपके लिए चाहिए कौन? tRNA। कौन चाहिए? tRNA। तो tRNA आपका ऐसा होता है, ये tRNA है, समझ गए। यहाँ CC ये क्षार क्रम होता है, 3A5, ये एंटीकोडॉन भुजा है, इसको आप T sin C मान लो, इसको आप DHU मान लीजिए, ठीक है। तो तीन, और एक आपको चाहिए अमीनो एसिड। क्या चाहिए बोलिए? अमीनो एसिड। तो ये चार आपके लिए कच्चे पदार्थ चाहिए अनुवादन प्रक्रिया के लिए। देखिए, एक तो आपको चाहिए mRNA, क्लियर, एक आपको चाहिए tRNA, एक आपको चाहिए राइबोसोम और एक आपको चाहिए कौन? अमीनो एसिड, ठीक है भाई। तो ये चार आपको कच्चे पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है अनुवादन प्रक्रिया के लिए, ठीक है। अब हम एक एक स्टेप को पढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक लिखा हुआ है कि अमीनो अम्ल का सक्रियण। अब ये हेडिंग खुद बता रही है कि भाई अमीनो अम्ल के सक्रियण का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप जो भी आपके अमीनो अम्ल हैं, जो भी आपके अमीनो अम्ल हैं, उन्हें आप अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से क्या करा लीजिए? सक्रिय हो गए। अब जो आपके सक्रिय अमीनो अम्ल हैं उसको आप जोड़ दीजिए आपके tRNA से ना। तो ये tRNA है, इससे मैंने कौन जोड़ दिया है? एक अमीनो अम्ल जोड़ दिया है। इतनी बात समझ में आ गई। ये दो हेडिंग आपकी क्लियर है। सबसे पहले आपने अमीनो अम्ल को एक्टिवेट किया था, एक्टिवेट करने के बाद आपने उस अमीनो अम्ल को किससे जोड़ दिया है? सक्रिय tRNA से। जुड़ गया सक्रिय tRNA से। अब क्या होता है? अब सक्रिय tRNA, सक्रिय अमीनो जब tRNA से जुड़ जाता है ना, तो अब हम अपने इसकी समारंभन करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अनुवादन की। तो सुनिए क्या होता है। जब भी हम अनुवादन की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपकी mRNA श्रृंखला पर एक राइबोसोम की छोटी सब यूनिट 30S जुड़ जाती है। ये सबसे पहला काम है। सबसे पहला क्या है कि जब आपका mRNA कोश का द्रव्य में होता है ना, कोश का द्रव्य में, तो होता क्या है? कोश का द्रव्य में होता है तो सबसे पहले उससे 30S सब यूनिट जुड़ जाएगी राइबोसोम की, और ये 30S जो राइबोसोम की जुड़ती है ना, उसके तुरंत बाद जो आपका tRNA जिस पे सक्रिय अमीनो अम्ल जुड़ा हुआ है वो सबसे पहले आपके AUG नाम के कोडोन पे बैठ जाता है। मान लीजिए मैंने ये tRNA बना दिया, समझो आप, केवल ये tRNA मान लिया है मैंने, और इस पे कौन बैठा हुआ है? बोलिए अमीनो अम्ल। और इस अमीनो अम्ल का नाम क्या है? मैथियोनिन अमीनो अम्ल है। कौन सा है? मैथियोनिन। और इस पे ये बॉन्ड बन के इससे जुड़ गया है। जैसे यहाँ पे AUG है तो यहाँ UAC नाम का कोडोन होगा, आप समझ लीजिए, इतने से आपका काम चल जाएगा। अब सुनो, पहले स्टेप में 30S सब यूनिट जुड़ी थी, उसके तुरंत बाद कौन बैठ गया? इस पे tRNA बैठ गया। अब tRNA किस पे बैठता है? AUG प्रारंभिक कोडोन पे बैठता है। अब जैसे ही ये इस पे बैठता है ना, तो यहाँ राइबोसोम की जो बड़ी यूनिट है वो इससे ऐसे जुड़ जाती है। बोलो, समझ में आ गई बात? पहले 30S जुड़ेगी, फिर tRNA बैठेगा अमीनो अम्ल को लेकर, और फिर उसके बाद आएगा 50S सब यूनिट। अब जाके इस पर कंप्लीट क्या बनता है? राइबोसोम बन जाता है mRNA पे।
भाई 50S और 30S दोनों सब यूनिट जुड़ गई तो 70S प्रकार का राइबोसोम बन गया ना। अब इसको आप बोलेंगे कि अब बन गया संपूर्ण राइबोसोम। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, संपूर्ण राइबोसोम बन चुका है। अब क्या होगा सुनिए, अब ये हो गया। अब क्या हुआ, जो राइबोसोम यूनिट है बड़ी, उसके 3 क्षेत्र हैं। अब 3 क्षेत्र देखो, इधर वाला होता है ई क्षेत्र, ये होता है पी क्षेत्र और अगला होता है ए क्षेत्र। समझ गए, ई माने एग्जैक्ट, ये पी माने पेप्टाइड वाला और ए माने अमीनो एसिड वाला। ये 3 क्षेत्र हैं इस राइबोसोम के। अब नोट कीजिए कि इसमें जो पी क्षेत्र है उस पर कौन बैठा हुआ है, अभी पहला टीआरएनए। पहला टीआरएनए हमेशा पी क्षेत्र पे आके बैठता है राइबोसोम के। अब देखो ए क्षेत्र बिल्कुल खाली है ना, जिसके पास दूसरा कोडोन है। ठीक है, तो ए क्षेत्र इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वो टीआरएनए आएगा जिसके पास केवल और केवल क्या होगा, अमीनो एसिड, और पी क्षेत्र पर वो होगा जिसके पास क्या होगा, पेप्टाइड बंध। समझ गए, लेकिन यहाँ ये अपवाद है स्टार्टिंग में, यहाँ केवल अमीनो अम्ल वाला बैठता है सबसे पहले। अब आगे क्या हुआ, अब कोई दूसरा टीआरएनए आया, ये दूसरा टीआरएनए आ गया और इस दूसरा टीआरएनए किस पे आता है, ये तो फर्स्ट टीआरएनए था, ये सेकंड टीआरएनए है। ये सेकंड टीआरएनए बैठता है खाली ए स्थान पर, क्योंकि इसके पास कौन है, केवल अमीनो एसिड है। तो ये रहा अमीनो एसिड। ठीक है, तो जैसे ही ये इस पे बैठता है तो तुरंत जो पहले टीआरएनए का अमीनो एसिड था वो इससे हटकर पेप्टाइड बंध बनाकर इससे जुड़ जाता है दूसरे टीआरएनए के अमीनो अम्ल से। समझ गए। अब ये देखो, इससे अमीनो एसिड हट गया पहले टीआरएनए से और किससे जुड़ गया, दूसरे के अमीनो अम्ल से जुड़ गया। कौन सा बॉन्ड बनाकर, पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ही इतनी क्रिया होती है ना, आपका राइबोसोम थोड़ा आगे खिसक जाता है। अब सुनो, अब जैसे ये थोड़ा आगे खिसकेगा तो ध्यान से सुनना, यहाँ तो आ जाएगा ई स्थल, यहाँ आ जाएगा पी स्थल और आगे आ जाएगा ए स्थल। अब मुझे बताओ, अब इस पी स्थल पर वो टीआरएनए है जिसके अमीनो एसिड के बीच क्या है, पेप्टाइड बंध, और दोबारा से ए स्थल खाली हो गया ना। इतनी बात समझ में आ गई, ये मेन कंसेप्ट है इसका। अब ए स्थल खाली हो गया, अब क्या होगा, कोई तीसरा टीआरएनए आएगा। क्या आएगा, तीसरा टीआरएनए। तो ये आ गया साहब तीसरा टीआरएनए किसी और अमीनो एसिड को लेकर। ये आ गया तीसरा टीआरएनए किसी और अमीनो एसिड को लेकर। अब क्या होगा, अब ये जो 2 अमीनो एसिड हैं वो इससे जाके जुड़ जाएंगे, इससे जुड़ गए। समझ में आ गई बात, इससे जुड़ गए। अब क्या होगा, राइबोसोम फिर आगे खिसकेगा। अब राइबोसोम फिर आगे खिसकेगा तो देखो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ई स्थल, यहाँ पे आएगा पी स्थल और आगे आएगा ए स्थल। अब समझ गए ना, आप समझ गए ना, कोडोन की तरफ आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। तो उसी हिसाब से हमारे कोडोन टीआरएनए आते जाते हैं और ये पेप्टाइड बंध बनते जाते हैं। और जब आपका ए स्थल यूएजी और यूजीए के पास आ जाए, अब देखो ये यूएए लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका ए स्थल है, ए स्थल पर टीआरएनए आना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड का कूट लेखन नहीं करते, तो यहाँ कोई भी टीआरएनए आके नहीं बैठता है और तभी हमारी प्रक्रिया रुक जाती है या समाप्त हो जाती है। ये है अनुवादन, बहुत सिंपल है, समझ गए। अब इसको पढ़ के देखना आप एक बार अनुवादन को। चलिए 2 मिनट में रिवाइज कर लीजिए अनुवादन को फटाफट से। सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। देखो एक बार फट के, 1 मिनट का टाइम है। पढ़ो फटाफट अनुवादन को है। सिंपल है ना अनुवादन। अरे पहले सक्रियण हुआ, फिर वो जुड़ गया, फिर समारंभन में आपको बताना है कि भाई
सबसे पहले इसमें राइबोसोम की 30S जुड़ती है, फिर tRNA जुड़ता है मैथिओनिन को लेकर, और फिर संपूर्ण राइबोसोम बनता है, और इसके 2 स्थल P और A है, वैसे E भी होता है। फिर दीर्घीकरण चलेंगे आप। दीर्घीकरण में आपको स्थल का खेल है कि पहला tRNA तो P पे बैठता है और दूसरा बैठता है A पे, दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बना, राइबोसोम आगे खिसका, A स्थल फिर खाली, कोई तीसरा tRNA आया, इसी प्रकार ये प्रक्रम चलता रहता है बस। और लास्ट में जब आपका A स्थल, जब आपको लास्ट में A स्थल किस पे आ जाए, UAA या समापन कोणों पे आ जाए, तो वही आपकी प्रक्रिया रोक दी जाती है। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति का नियमन, ठीक है। तो सुनिए, ये जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या है, ध्यान सुनना। जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या है भाई, जो हमारे जीन होते हैं ना, जीन जो होते हैं वो अपने आप को मतलब जीन जो होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं, नियंत्रण में होते हैं। मतलब आवश्यकता पड़ती है तो हम उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है तो हम उसको डीएक्टिवेट रख सकते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को जीन अभिव्यक्ति का नियमन बोल के चलते हैं। ठीक है, तो जीन अभिव्यक्ति का नियमन हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स में, जीवाणु में। हमारे सिलेबस में जीवाणु में जीन अभिव्यक्ति का कंट्रोल बताया गया है एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो सुनिए, जैकब और मोनार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, जैकब और मोनार्ड। इन्होंने जीन अभिव्यक्ति के नियमन को समझाने के लिए एक ऑपेरॉन मॉडल दिया। क्या दिया? ऑपेरॉन मॉडल। अब ये ऑपेरॉन मॉडल क्या है वो समझिए, है ना। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये ऑपेरॉन में कौन कौन सी भाग होते हैं ऑपेरॉन के। जिस प्रकार अनुलेखन के भाग देखे थे, हम उसी प्रकार देखते हैं ऑपेरॉन के भाग। तो ऑपेरॉन के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 4। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका कौन? प्रमोटर। ये वही प्रमोटर है जहाँ कौन जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज। अरे अभिनियम जीन अभिव्यक्ति के नियमन में ना आप एक प्रकार से अनुलेखन की प्रक्रिया ही पढ़ेंगे बस। तो ये प्रमोटर है, और इस प्रमोटर के पास होता है छोटा सा हल्का सा पार्ट जिसको आप बोलते हैं ऑपरेटर, जो पीले कलर से मैंने बनाया है, इसको आप ऑपरेटर कह सकते हैं। और ये जो ऑपरेटर के बाद का पार्ट है ना, ये संरचनात्मक जीन होता है। क्या होता है? संरचनात्मक जीन। तो इस संरचनात्मक जीन के 3 पार्ट मान लीजिए आप। सपोज कीजिए ये तो जेड संरचनात्मक जीन है, ये वाई संरचनात्मक जीन है, और ये ए संरचनात्मक जीन है। क्योंकि संरचनात्मक जीन में यहाँ पे 3 है, तो ये पॉलीसिस्टोनिक प्रकार का संरचनात्मक जीन है। कैसा है? पॉलीसिस्टोनिक प्रकार का। और एक होता है इसमें नियामक जीन। कौन होता है भाई? नियामक जीन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ना, वो आपका नियामक जीन है। कौन है बोलिए? ये है नियामक जीन। समझ गए? अब ये नियामक जीन है ना, तो एट लास्ट ये भी आपका एक क्या होगा? प्रमोटर होगा। समझ गए ना। तो किसी भी ऑपेरॉन के केवल 4 पार्ट होते हैं। पार्ट सुनिए, सबसे पहला है नियामक जीन, जो कि एक दमनकारी प्रोटीन बनाता है और ऑपरेटर से जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। एक होता है प्रमोटर, जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। एक होता है ऑपरेटर, जो आरएनए पॉलीमरेज की क्रिया को कंट्रोल करता है या अनुलेखन की क्रिया को कंट्रोल करता है। और एक होता है संरचनात्मक जीन, जो आपके लिए एमआरएनए का निर्माण करेगा। अब चूंकि यहाँ पर 3 संरचनात्मक हैं, एक जेड जो बीटा गैलेक्टोसाइड बनाता है, एक वाई जो परिमेज बनाता है, और एक ए जो आपके लिए ट्रांस एसिटिलेज बनाएगा। ठीक है। अब ये तीनों संरचनात्मक जीन ऐसे हैं, ऐसे एंजाइम बनाएंगे जो आपके लैक्टोज का अपचयन करते हैं। किसका? लैक्टोज शर्करा का। तो ये तो ऑपेरॉन के पार्ट हैं। अब सुनिए, अब उसने एक घटना का अध्ययन किया कि मान लीजिए इकोलाई जीवाणु में यदि लैक्टोज अनुपस्थित है। क्या अनुपस्थित है? लैक्टोज। तो सुनिए भाई, इकोलाई जीवाणु जनरली ग्लूकोज को डाइजेस्ट करता रहता है या ग्लूकोज से अपनी डायरेक्ट एनर्जी लेता रहता है। तो यदि आपके इकोलाई में लैक्टोज नहीं है
तो भाई उसको तो कोई इस एंजाइम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुनो मेरी बात, ये वो जीन है जो ऐसे एंजाइम बनाएगा जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा। और भाई एंजाइम बनाने के लिए ना उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है जीवाणु को। जब उसकी बॉडी के अंदर लैक्टोज ही नहीं है तो वो इस जीन को क्यों बनाएगा, अपनी एनर्जी क्यों लॉस करेगा, नहीं करेगा ना। लेकिन ये तो एक जीन है, ये तो अपना mRNA बना सकता है, तो कंट्रोल नहीं है ना। मेरी बात समझो, यदि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता उस जीवाणु का तो ये तो अपना जीन बनाता रहता है उसके लिए एंजाइम। लेकिन हमारे जीनों पे क्या होता है, कंट्रोल होता है इस पर। कंट्रोल कैसे कि यदि जब लैक्टोज है ही नहीं इसकी बॉडी के अंदर तो पता है क्या होता है कि ये जो प्रमोटर है इससे RNA पॉलीमरेज जुड़ेगा और ये जो नियामक जीन है इससे एक mRNA बनेगा जिसका नाम है नियामक mRNA ना, दमनकारी mRNA। और ये दमनकारी mRNA एक ऐसी प्रोटीन बनाएगा जिसको आप बोलेंगे दमनकारी प्रोटीन। और ये दमनकारी प्रोटीन है ना इस ऑपरेटर से जुड़ जाती है। किससे, ऑपरेटर से। और जैसे ही ये ऑपरेटर से जुड़ जाएगी तो RNA पॉलीमरेज को इस प्रमोटर पर बैठता है ना जो, उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। और जब ये आगे नहीं बढ़ेगा तो ये अनुलेखन की क्रिया नहीं होगी, मतलब ये एंजाइम नहीं बनेंगे। तो बोलो रुक गई ना प्रक्रिया अनुलेखन की या प्रोटीन संश्लेषण की। कब, जब उसमें लैक्टोज नहीं है, अर्थात जब उसका काम नहीं है। ठीक है, तुम ऐसे रोक देते। अब सपोज कीजिए उस जीवाणु में लैक्टोज उपस्थित है। अब यदि लैक्टोज उपस्थित है, यदि लैक्टोज उपस्थित है तो उसको क्या है भाई, अब उसको एंजाइम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ना, क्योंकि अब उसको लैक्टोज को पचाना है। तो अब क्या होगा, काम तो यही होगा, दमनकारी mRNA बना, फिर दमनकारी प्रोटीन बनी। लेकिन ये दमनकारी प्रोटीन है ना, जो लैक्टोज होता है वो लैक्टोज खुद इससे अटैच हो जाता है। किससे, दमनकारी प्रोटीन से, और इसको यहाँ तक नहीं पहुँचने देता। ठीक है, जब लैक्टोज होता है ना तो लैक्टोज इसको पकड़ लेता है, दमनकारी प्रोटीन को प्रेरक के रूप में काम करेगा और इसको यहाँ तक नहीं पहुँचने देगा। और यदि ये दमनकारी प्रोटीन इस ऑपरेटर से नहीं जुड़ा तो आपका RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, इनका एंजाइम बना देगा और जो लैक्टोज का क्या करेंगे, पाचन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये अब प्रोटीन संश्लेषण हो गया। ये सिंपल सा टॉपिक है, किसका, लैक ऑपेरॉन का। समझ गए, थोड़ा सा है, इसको आप एक बार पढ़ना बस। अब सुनो, ये लेक ऑपेरॉन हुआ। अब आपके केवल दो टॉपिक हैं, दो टॉपिक, एक तो है आपका HGP और एक है आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग। ये दो टॉपिक आपके बचे हुए हैं, है ना। कल इस चैप्टर का बिल्कुल अंत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल एंड हो जाएगा। आज मैंने इसका वन शॉट रिवाइज क्यों कराया, क्योंकि इसका वन शॉट रिवाइज आज इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगले जो दो टॉपिक और हो जाते ना तो ये फिर मुझे 2 दिन में कराना पड़ता पूरा रिवाइज। ठीक है, तो अब आपका बढ़िया तरीका से पूरा रिवाइज भी हो गया इस चैप्टर का। अब छोटा सा एक टॉपिक बचा यूँ मानो, क्योंकि जो HGP वाला टॉपिक है ना वो तो आपको याद ही करना है, उसमें समझने के लिए तो कुछ है ही नहीं, वो आपको लर्न करना है बस। जो समझने के लिए कि उसकी प्रक्रिया ना उसको मैं आपको समझा दूंगा। और रही बात DNA फिंगरप्रिंटिंग की, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और उसके नोट्स भी मैं आपको वीडियो के साथ ही बनवाऊंगा भाई। DNA फिंगरप्रिंटिंग है ना, उसके नोट्स मैं आपको साथ में ही बनाऊंगा अब वीडियो में ना। अब आपकी वीडियो लगभग 1.5 घंटे की रहा करेगी, ये 8-10 दिन जब तक है, 1.5 घंटे की। तो इसमें नोट्स भी हम लिख लिया करेंगे और उसको समझ भी लिया करेंगे। ठीक है, तो कल आपका ये चैप्टर नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज तक के मैंने जो टॉपिक कराए हैं चैप्टर नंबर 6 में, अब आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। पूरा प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, रफ में प्रैक्टिस करके देखो एक एक क्वेश्चन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी बातें करते हैं अब कल, और आराम से त्योहार वगैरह बनाओ भाई बढ़िया तरीक़ा से, है। हाँ चलिए।